नड्डा जी को मैंने बोला नड्डा गड्ढा है। संघ यदि चाह ले तो ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो भाजपा हार जाए जी। अब नुपुर शर्मा ने जो बोला वो लिखा हुआ है यार, तो ऐसा नहीं है उसको विवादित बयान और टेढ़े बोल इस तरह से आप नहीं कर सकते। मैं उनके साथ 4 जून को जो उदासीनता आई थी भाजपा के समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में, इस अप्रत्याशित जीत ने रिवाइव कर दिया उन्हें। तो झा जी मतलब ब्राह्मण कैसे उकसा सकता है मुसलमानों की भीड़ को कि तुम चलो इस दिन आओ ऐसे करके, चाहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा दें मोदी योगी चला जाएगा, उसके बाद कौन रहेगा। यति नरसिंहानंद जहाँ के मन थे उस मंदिर पे ऐसी भीड़ आई, सर्तन से जुदा के नारे लगे और यति नरसिंहानंद की हत्या का प्रयास हुआ, ऐसा कोई नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। एनएमएफ न्यूज पे हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे आप सभी भली भांति पहले से ही परिचित होंगे। मुझे नहीं लगता कुछ खास आपको जानकारी देने की जरूरत है। जी हाँ, अजीत भारती भैया हमारे साथ मौजूद है और आज इस वीडियो में तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आते हैं, कई तरह की वहां पे लोग बातें कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग एक और मुद्दा जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, खासकर दिल्ली एनसीआर में वैष्णो देवी मंदिर को लेकर, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे अजीत भैया के साथ। और इसके अलावा आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव होने, झारखंड होने, बिहार होने, इन सब को लेकर क्या कुछ सोचते हैं इस वक्त अजीत भारती, खुद उनकी जुबानी आप सभी सुनिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले अजीत भैया, एनएमएफ न्यूज के इस खास वीडियो में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा के नतीजों से। जिस तरीके से हरियाणा में नतीजे आते हैं, सबसे पहले आप इस पूरे चुनावी नतीजों में जो बीजेपी बहुमत पा लेती है 48 सीट के साथ, तीसरी बार राज्य में लगातार सरकार बना ली है बीजेपी ने अब वहां पे लगभग, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? और इस जीत का जो असल हीरो है किसे मानते हैं आप, मोदी जी को या योगी जी को? सबसे पहले जो परिणाम आए वो तो अप्रत्याशित थे। जितने भी चाहे प्रो बीजेपी न्यूज चैनल्स हों, यूट्यूबर्स हों या एंटी वाले हों जी, किसी ने भी भाजपा को मतलब चांस नहीं दिया था कि ठीक है। स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले की, यदि मैं बात करूं तो कुछ सर्वेज आए थे जो एक्चुअल में सीरियसली लोग ऑन ग्राउंड जा करते हैं, तो उन्होंने 20-22 सीट टाइप का बताया था। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हुडा ने इसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जगह हुडा वर्सेस बीजेपी बना दिया। उसके बाद फिर कुमारी शैलजा वाला एंगल आ जाता है। उसके बाद हमें लगा कि हाँ, ये सरफुटबॉल जो है बीच में होगी, इनके बीच में कांग्रेस में, बट स्टिल बीजेपी 20 से 35 तक जा सकती है। मतलब बहुमत जो है वो नहीं सोचा था हमने। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें भी कर रहे हैं और जो भी लोग उल्टा भी लिख रहे हैं, जैसे मेरे ही ऊपर प्रश्न उठाए कि तुम तो 20 बोल रहे थे, 35 बोल रहे थे। अब इसमें क्या है कि जो प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी बिलीव कर रहे थे कि नहीं भाजपा तो बहुमत ला रही है, नहीं था। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि नायब सिंह सैनी जो है वो भी इस तरह से आश्वस्त नहीं थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हर पार्टी, भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में भी बोलती है कि हम सरकार बना लेंगे, भाजपा जानती है कि सरकार नहीं बना पाएंगे, स्टिल वो बिलीव करते हैं क्योंकि वो बोला जाता है। हरियाणा में भी इसी तरह से हमें दिखा कि सब कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। इनफैक्ट भाजपा वाले कहीं क्लेम नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम लड़ेंगे और बाद में हम जनता तक। नहीं तो आखिरी समय में देखा गया नायब सैनी खुद जो उनके पुराने नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके घर घर जाकर उन्हें मनाने का काम कर रहे थे जो रूठे हुए थे बीजेपी से। हाँ, ये सब हुआ है। अब क्या है कि वहाँ जाट पॉलिटिक्स अलग एक खेल में आती है और लोग को लग रहा था जाट बनाम नॉन जाट होगा, लेकिन जाट बहुल इलाकों में भी आधी सीटें जो है भाजपा को मिली है। फिर अहिरवाल क्षेत्र है, उसमें ऑलमोस्ट स्वीप किया है। फिर आपको कुरुक्षेत्र हो गया, दलितों ने भाजपा की नीतियों में आस्था दिखाई है। तो ये सब हमें दिखे और अभी डेटा क्रंचिंग चल रहा है। 1-2 दिन में हमें और भी आंकड़े मिलेंगे तो हम उसका तथ्यात्मक विश्लेषण कर पाएंगे। जहां तक नायब सैनी वाली बात थी, यार काम खट्टर जी ने किया।
और खट्टर जी ने भी जो काम किया ना, क्या होता है कि आप एक काम करते हैं, फिर आपकी पीआर मशीनरी है जो उसको प्रचारित करती है। खट्टर जी उस तरह के व्यक्ति नहीं, या फिर उनकी टीम जो है उतनी वेल इक्विप्ड नहीं थी कि वो इस पे बात करके वो पहुंचा सके, जो भी है। तो ये शोर मचा कि एंटी इनकम्बेंसी भयावह है। हो भी सकता है, नूह वाले दंगे जो हुए उसके बाद से नैराश्य था, और भाजपा ने कई बार इस तरह का मूव जो है खेला है कि 6 महीने पहले बदलते हैं। कई बार उनको सक्सेस मिला है, कई बार नहीं भी मिला है। इस बार लग रहा था कि यार उस हिसाब से नहीं जाएगा, लेकिन जब हम जीत पा जाते हैं उसके बाद जब कुछ बातें हमारे सामने आती है, आपने पूछा ना प्रश्न कि किसको मतलब मानते हैं कि हीरो कौन है इस जीत का, योगी या मोदी। अब इसमें मैं चाहूंगा भैया नायाब सैनी का नाम भी ऐड कर देना चाहता हूँ इसमें। हाँ, नहीं तो अब देखिए, मैं जो वो बोलने जा रहा था वो था कि आरएसएस संघ ने 16,000 सभाएं की हैं 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और संघ वाले आते हैं। संघ के बारे में आज किसी ने अच्छी बात लिखी थी ट्विटर पे कि संघ यदि चाह ले तो ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो भाजपा हार जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, और हमने देखा है कि भाजपा को इस स्थिति में लाने वाला संघ ही है, और उनका एब्सेंस हमें लोकसभा चुनाव में दिखा था। तो हीरो संघ है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाजपा वालों ने कुछ किया नहीं, योगी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, नायब सैनी ने नहीं किया, खट्टर ने, सब ने किया। सबका अपना अपना प्लेस है इस पूरे पॉलिटिक्स में। योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे वाला आता है, उसके बाद फिर मोदी जी भी यही बात बोलते हैं कि हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा। तो जो फॉल्ट लाइंस कांग्रेस क्रिएट कर रही थी लगातार जाति के आधार पे, उसको, और हम लोग, हमारे जैसे समर्थक जो भाजपा के लगातार भाजपा को बोल रहे थे कि आप 2019 तक जो राजनीति कर रहे थे हिंदुत्व की, उसको आप ये भारत जोड़ो यात्रा और जितनी आबादी उतना हक के छलावे में त्यागिए मत। क्योंकि जो ही आप जाति पे बात करने लगते हैं तो फिर कांग्रेस वो आपको अपने गेम में खींच करके ले आती है, और इससे वो वोटर नाराज होते हैं, उदास होते हैं जिन्होंने आप में हिंदुत्व के कारण आस्था दिखाए, और उन्हें अपना बढ़ता हुआ समाज अच्छा नहीं लगता। इस कारण वो संभवतः पैसिव हो जाते हैं और निकलते भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है मिल करके, और जीत का कोई एक हीरो नहीं होता। ये मतलब खास करके इलेक्शन में ये क्रिकेट नहीं है कि एक आदमी ने 150 रनों की पारी जो है खेल दी तो मैन ऑफ द मैच हो गया। इस तरह के कंट्रीब्यूशंस भी हमें, मतलब वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर दैट। अच्छा, आपने आरएसएस को इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट दिया, बताया आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका इस जीत में रही है। बीते कुछ समय से देखा जाता है अजीत भारती जी जो है जेपी नड्डा के ऊपर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। तो क्या इस जीत में आप जेपी नड्डा जी को श्रेय देना चाहेंगे? इस जीत की क्रेडिट थोड़ी सी, जितना क्रेडिट योगी जी का है, मोदी जी का है, नायब सैनी का है, आरएसएस का है, उसी हिसाब से क्रेडिट नड्डा जी को भी जाएगा। अगर मैं स्वयं को भाजपा का समर्थक बोलता हूं, और मेरी आलोचना को भी, मतलब जो कट्टर समर्थक हैं वो फिर मुझे जो बोल देते हैं कि नहीं तुम सही वाले नहीं हो, तुम तो कल कांग्रेस की सरकार आएगी, तुम तो उससे मिल जाओगे, इस टाइप के, तो वो ठीक है, वो उनकी समझ है। मैं उस पर मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। बट बात यह है कि जिससे आशा रहती है आप आलोचना उसी करते हैं, नहीं तो आप गाली देते हैं जी। दूसरी पार्टी को मैं गाली दूंगा, उनकी आलोचना थोड़े करूंगा। आलोचना भी किस तरह की? आलोचना में मैं अगर नड्डा जी को, मैंने बोला है नड्डा गड्ढा है, इन दो गड्ढों को साफ करो, अमित मालवीय और नड्डा को। ये मैंने जब 4 जून के रिजल्ट आए थे तो उसमें मैंने एनालिसिस में ये दिया था, क्योंकि कम्युनिकेशन का और संगठन का दोनों स्तर पे भाजपा का पूर्ण फेलियर था। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? यदि आप भाजपा अध्यक्ष हैं और आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं कर रहे, उसके कारण पार्टी हारती है, तो आपको उसका लेना पड़ेगा। और नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, जून में खत्म हो गया। अब फिर क्या है कि इतने चुनाव हो रहे हैं, इस कारण से भाजपा की स्टेट इकाइयों में भी उनके चुनाव चल रहे हैं, तो इस कारण से उनको अभी रखा गया। तो नड्डा जी का उतना ही योगदान है जितना योगदान जो है मतलब बाकी लोगों का रहा। कुछ ऐसा विशेष जो है उन्होंने, मतलब हमने तो नहीं देखा, जबकि उनका योगदान लोकसभा में क्या था वो हमने देखा। राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, क्या उनकी नजर इन सब चीजों पे नहीं है कि कहाँ नड्डा जी से क्या गलती हो रही है? बिल्कुल होगी, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं होगी नजर। क्या होता है कई बार की, और फिर वही बात आ जाती है कि आप अमित शाह ज्यादा जानते हैं, आप मोदी ज्यादा जानते हैं, इस तरह की बातें हो जाए।
क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हैं आप जी। वैसे ही लोगों से मिलते हैं लगातार, तो संभव है कि आपको वह नहीं दिख रहा हो जो एक आउटसाइडर को दिखता जी। है। तो इसमें अब जैसे अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और उनके बयान को ट्विस्ट करके एडिटेड वीडियो जो है आरक्षण पे चलाई गई और उसका जो है उससे क्षति पहुंची है पार्टी को। फेक न्यूज का मुझे लगता है कि पहले 5 चरण तक 110 फेक न्यूज जो है वो विजय गजेरा है उनके साइट पर ओनली फैक्ट्स या ऐसे ही नाम है, तो उस पर उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए थे कि और इसका एक बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है यदि कांग्रेस ऑन ग्राउंड यही बातें जो है बांट रही हो, तो वो तो फेलियर है ना। वो फेलियर है तो वो फेलियर अमित शाह के भी माथे जाएगा, नरेंद्र मोदी के भी जाएगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व है और नड्डा जी के भी माथे जाएगा। तो हम उनको बाहर नहीं कर सकते। अब ये जिससे मिलते हैं, संभव है कि लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी जहां जाते हैं वहां इन्हें जीत मिलती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यदि टीम ओवरहॉल नहीं होगा, 10 वर्ष में यदि आप एक ही टीम के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। उसमें आपको 2-2 लोगों को हर 3 साल पे 5 साल पे जो है वो रोज रहना चाहिए। फ्रेश पेयर ऑफ आईज जो है आएगा और उससे आपको एक अलग दृष्टि मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि ये नहीं हो रहा है भाजपा में। सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना लगातार अपने पोजीशन पे एक के बाद एक फेलियर के बाद भी अमित मालवीय कैसे बने हुए आईटी सेल चीफ के पद पे वो पूरे देश को पता नहीं चल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि चुनाव में जो रणनीति अमित शाह बनाते हैं या मान लीजिए नड्डा जी ही बना रहे हैं या जो भी बना रहा है, उसको आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मेन स्ट्रीम मीडिया का और इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, इन दोनों का सामंजस्य बिठा करके आप नहीं ले चलोगे ना, तो फिर आपको ग्रेट रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। पहले मिलते रहे क्योंकि पहले आपकी सारी रणनीति सोशल मीडिया को लेके और मीडिया को लेके बेहतरीन हुआ करती थी। अभी आप जो है मतलब प्रतिक्रियावादी हो गए, आप रिएक्शनरी वे में आप चल रहे हैं कि कांग्रेस क्या करेगी हम उसको ट्रोल करेंगे। तो आईटी सेल का काम खाली ट्रोलिंग का नहीं होता। यानी बीजेपी का जो आईटी सेल है कमजोर है लेफ्ट मीडिया के आईटी सेल के मुकाबले। कमजोर नहीं, पिछलग्गू है। कमजोर भी उसे नहीं कह सकते। कमजोर तो होता है कि ठीक है वो 100 पे है तो तुम 80 पे हो, 70 पे हो, इसको कमजोर मानते हैं। पिछलग्गू होना ज्यादा मतलब कमजोर से भी बेकार टाइप की सिचुएशन है कि वो जो मतलब तुमको फेंक के हड्डी चले जाते हैं, तुम उसी कुतरने में लगे रह जाते हो, एक्चुअल काम जो है नैरेटिव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। अगला सवाल हमारा होगा, देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने भविष्यवाणी की थी हरियाणा में बीजेपी का एकदम सफाया होने जा रहा है, पूरी तरीके से कांग्रेस की लहर है, उनकी भविष्यवाणी पे क्या कहेंगे, कैसे देखते? देखिए कांग्रेस की लहर है, हुडा का जिस तरह से कैंपेन चल रहा था, ये तो मैंने आपको बोला कि चाहे प्रो बीजेपी हो एंटी बीजेपी हो कोई भी, सब ये मान के चल रहा था कि भाजपा सरकार संभवतः नहीं बना पाएगी, बनाएगी भी तो जोड़ तोड़ के बना पाएगी। इस तरह रिसोर्ट में जाएगा, ऑपरेशन कमल या लोटस जो भी होता है वो सब होगा, ये सबने कहा था। तो केवल इस बिंदु पे मैं किसी को नहीं घेरने वाला। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है जो आपने बोला वो यह है कि जो कांग्रेस पोषित पत्रकार थे और यूट्यूबर्स थे जी, वो आज से नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव में, राजस्थान चुनाव में, तब से आज तक, और इनफैक्ट आप 2019 टाइप में भी चले जाइए तो उस वक्त से अभी तक क्या कर रहे थे ये कि जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको नहीं दिखाते थे। इन्होंने मतलब मीडिया का काम क्या है, ऑब्जर्व करने का और एनालाइज करने का और मैग्नीफाई करने का, जो सही है उसको बड़ा करके दिखाओ, गलत है उसको बड़ा करके दिखाओ। ये क्या कर रहे थे कि ये उन जगहों पे जा रहे थे और कोच किए हुए लोगों को ला रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे कि तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना, पॉजिटिव हम दिखाएंगे सेंटिमेंट के, अरे राहुल गांधी ने मतलब गजब का, वो बहुत बढ़िया नेता है, और लोगों ने बेसिकली एंटी मोदी कि उनको नकार दिया है इस तरह का। इनको क्या लगा कि हम YouTube पे ये डालेंगे और उसके बाद YouTube देखने वाली जनता इस बात को सत्य मानेगी, अपना दिमाग नहीं लगाएगी कि मैं एक मान लो कि दलित समाज से आता हूँ, वंचित समाज से आता हूँ, मेरा जो है शौचालय मोदी ने बनवाया, घर मोदी ने बनवाया, घर में बिजली कनेक्शन मोदी ने दिलवाया, LED चिप लाइट्स जो है वो दिलवाया, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर
पहुंचाया, मेरे बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, उसको ड्रेस मिल रहा है, गांव तक की सड़कें बनी, शहर जाने का हाईवे बना, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें चीप डेटा कनेक्शन हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें एक व्यक्ति को पर्सनल लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं। आप उसको ठग नहीं सकते हो राहुल गांधी के मतलब गारंटी और ये स्कीम्स दिखा करके। तो ये जो है ये बहुत बड़ा कारण रहा है। तो मीडिया जो करना चाह रहा था ना, तो लोगों ने उसे नकारा है कि नहीं भाई, तुम जो बोल रहे हो हमारे अपना भी बुद्धि विवेक है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। चलिए, हरियाणा की जनता ने नकारा है जो एक मीडिया की तरफ से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी, ये बताया है इन्होंने। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। अगला सवाल हमारा होगा, क्या इस हरियाणा चुनाव के नतीजे जो आए हैं इसका असर आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली के चुनाव पे भी पड़ने वाला है? बिहार तो खैर अभी मतलब थोड़ी दूर है। बिहार तो अगले साल के नवंबर में होगा, तो 1 साल है जी। अभी जो आगे के 4-5 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फरवरी तक में, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि 4 जून को जो उदासीनता आई थी भाजपा के समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में, इस अप्रत्याशित जीत ने रिवाइव कर दिया उनको। और रिवाइव इसलिए भी किया है कि ऐसा नहीं है कि जीत मिल गए उनको रैंडमली। रिवाइव इसलिए किया है कि जीत के मुद्दे कौन से थे। राहुल गांधी वही मुद्दा लेके जा रहा था, 100 गज का प्लॉट दे देंगे जी, 3.5 लाख का घर बना के दे देंगे गरीबों को, कोई जोड़ घटाव नहीं कि इतना पैसा लाओगे कहाँ से। मैंने जोड़ घटाव किया था इसका। हरियाणा 1,22,000 करोड़ जो है वो कमाई है, उसकी आमदनी है, रेवेन्यू है उनका, और उनके ऊपर 64,000 करोड़ का कर्ज है। ठीक है, हर साल उनको मतलब 64,000 इस वित्तीय वर्ष का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप जो गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने की बात कर रहे हो, तो 100 गज का प्लॉट का 10 लाख रुपए भी अगर मैं बोलूं, जो कि बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम दाम की भूमि जो होगी, रिहायशी इलाके में 10 लाख में नहीं मिलेगा आपको हरियाणा में कहीं, वो आता है 4,20,000 करोड़। 5 साल में अगर हम बांट दें इसको तो 84,000 करोड़ आता है। 84,000 करोड़ और 64,000 करोड़ जोड़ दीजिए तो आपकी आमदनी से ज्यादा केवल 2 योजनाएं, आपका विधवा पेंशन महिला को दे रहे हैं 6,000, विकलांग को दे रहे हैं 3,000 से 6,000 बढ़ा करके कर रहे हैं, वृद्धावस्था वाला है, ये सब हो गया। फ्री बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, 3.5 लाख रुपया फिर 100 गज प्लॉट जिसको दिए उसको दिए। तो ये जोड़ने के बाद ना यार, आदमी उतना मूर्ख नहीं है जितना राहुल गांधी सोच रहा था। तो ये गारंटी 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 हर जगह फेल हुई है। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में, योगी जी ने भी अपनी रैलियों में, और जो भी क्षेत्रीय नेता उन्होंने भी इस गारंटी को अटैक किया। फिर यह भय दिखाया कि कांग्रेस आएगी तो क्या हो सकता है, याद करो, ये खर्ची पर्ची दिखा करके जो आपको नौकरी मिलती थी, ये सारा भ्रष्टाचार का वो सब दिन, तो ये सबको दिखा के फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, वो हिंदू वाला, बटोगे तो कटोगे, ये वाला, मोदी जी ने भी उसी लाइन पे बात की। ये सब कुछ मिला करके एक इस तरह का नैरेटिव बना कि भाजपा यदि अपने कोर वोटर बैंक को, जो उसके समर्थक है, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति चाहते हैं, 2 चीजें भाजपा दोनों दे रही है। बीच में वो राहुल गांधी के गेम को खेलने लगी थी, जितनी आबादी उतना हक टाइप का। तो ऐसा नहीं है कि सामान्य जनता तो कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था, क्या इन सब चीजों पे अमल नहीं किया गया, गौर नहीं किया गया कि ये पूरा कैसे करेंगे? नहीं, वो यार उन्होंने कब किया है? कर्नाटक बर्बाद कर दिया गारंटी के चक्कर में। हवाई जुमला था। तो यार जोड़ घटाव यदि करते तो बता देते ना कि हमारे स्टेट के पास इतना पैसा है, हम ऐसे गारंटी फुलफिल करेंगे। यानी करना ही नहीं था फुलफिल। क्योंकि हिमाचल में नहीं कर पाए तुम, हिमाचल बर्बाद हो चुका है, वहां सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो है वो बोल रहे हैं कि हम 2 महीने सैलरी नहीं लेंगे। उसके बाद तुमने कर्नाटक में वही लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है एमएलएस को, वो बंद है देना। क्योंकि राहुल गांधी ने जो गारंटी बोली थी वो फुलफिल करने में जा। अब लोग ये नहीं समझते कि राहुल गांधी अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है, वो जो रेवेन्यू स्टेट को आ रहा है उसी से जाएगा। और उसको यदि रेवेन्यू अधिक बढ़ाना होगा, तुम्हारे दूध का दाम सरकार बढ़ा देगी डेयरी से जी,
उसके बाद तुम्हारे बिजली का प्राइस जो बढ़ा देगी, और ये सब एक्चुअल में हुआ है। तो लोग इन सब बातों को समझते हैं कि भाई तुम रहने दो, तुम फ्री का मतलब कांग्रेस अपने फंड से नहीं दे रही है ना। इस बात को पहुंचाया कैसे जाए जनता तक, जनता तक किसने पहुंचाया? तो भाजपा इसका काउंटर प्रोड्यूस करने में संघ के लोगों के माध्यम से 16,000 जनसभाओं का मतलब है वो हर व्यक्ति से लगभग मिले हैं जा करके। तो उसमें यही तो समझाया जाता होगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि 8500 खटा खटा जाएगा, 6,000 है, को देंगे कहाँ से? वो आप ही से लेकर के देंगे। और जमीन बांटने की बात हुई, मतलब वाड्रा साहब जो जमीन खरीदेंगे या उनके पास जो उनके प्लॉट बटेंगे, तो सरकार वाड्रा को पैसा देगी या फिर हुड्डा जी का अपना हो कुछ उसमें, इस तरह की चीजें हैं। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि जनता समझ गई कि ये चूरन जो है। अच्छा, इस चुनाव में दिल्ली से साहब भी गए थे, केजरीवाल जी भी गए थे, फ्री वाले, वही दिल्ली में जो फ्री की इन्होंने गेम खेला वही फ्री वाली चीजें लेकर हरियाणा गए। जनता ने लगभग नकार दिया, 88-89 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। क्या इन पे कुछ बोलेंगे या वक्त जाया समझेंगे? नहीं, वो समय की बर्बादी है, वो समय की बर्बादी। चलिए हम आते हैं अब गाजियाबाद। बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया। डासना देवी मंदिर पे जिस तरीके से कुछ आप इन्हें उग्रवादी कह ले, भीड़ कह ले, असामाजिक तत्व कह ले, उनकी तरफ से जिस तरीके से डासना देवी मंदिर के ऊपर हमला किया जाता है। अब हमारा सवाल यह है कि अजीत भारती जी किसके साथ है? डासना देवी मंदिर के साथ खड़े हैं या वो विवादित बयान देने वाले यति नरसिम्हानंद महाराज के साथ खड़े हैं? मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, और उसमें यदि यति नरसिम्हानंद जी जो भी बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो विवादित बयान बोल दिया है तब भाई वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वही बात वो बोल रहे हैं जी। अब नुपुर शर्मा ने जो बोला वो लिखा हुआ है यार, तो ऐसा नहीं है उसको विवादित बयान और टेढ़े बोल इस तरह से आप नहीं कर सकते। मैं उनके साथ हूं। मैं और जो लोग बिफर जाते हैं कि नहीं नहीं उसने महिला पे ये टिप्पणी, भाई तुमको क्या मतलब है महिला पे वो टिप्पणी की कि नहीं? उसने माफी मांग ली। और एक आदमी 100% में कोई परफेक्ट नहीं होता, त्रुटियां होती हैं। मैंने भी हो सकता है पीछे कुछ गलत बातें बोली होगी, मेरा भी आप ट्वीट निकाल के ले आइएगा, उसी टाइम में फिर दूसरे तरह के भी ट्वीट और पोस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, उसको लेकर के कि नहीं तुमने 2014 में ये लिखा था तो अभी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है मत करो पसंद। लेकिन बात हमें यह देखना है कि 10,000 की भीड़ वो नारेबाजी करते हुए, सरतन से जुदा के नारे लगाते हुए, जो जिसके लिए मुझे लगता है अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए इन लोगों के ऊपर, वो चिल्लाते हुए एक मंदिर पे चढ़ कैसे सकती है और हिंदू चुप कैसे बैठा रह जाएगा? ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। मुझे उससे आपत्ति है कि आप इस बात से ना नहीं वो यति नरसिम्हानंद ने मोदी को एक बार ऐसे बोल दिया, योगी को ऐसे बोल दिया। भाई तो यति नरसिम्हानंद का मंदिर नहीं है, वो पैदा हुए वो मर जाएंगे, तुम भी पैदा हुए तुम भी मर जाओगे, मंदिर रहेगा वहीं पे और मंदिर है वहीं पे। उससे पहले 5 महंत मारे जा चुके हैं मुसलमानों के द्वारा। तो यति नरसिम्हानंद अंततः बात किसकी कर रहा है, किसकी आइडियोलॉजी को आगे लेकर के जा रहे? तुम नहीं, वो एक समय में सपा के थे अभी नहीं है। तो हमें यह देखना है कि एक्चुअल में आदमी क्या कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो कहां ले जाना चाहे। आपकी आस्था नहीं है नरसिम्हानंद में, कोई बात नहीं, मत रखो। आप महादेव और माँ भवानी से थोड़े आप रुष्ट हो सकते हैं, अगर हैं तो फिर आप हिंदू नहीं है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो जो भी उनके साथ ने, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता। आप उस घटना के बाद ठीक अगले दिन मंदिर परिसर में भी गए, वहां के लोगों से बातचीत भी किया, करीब से इस पूरे घटना के बारे में आपने जानकारी जुटाई है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि मैं भी वहां जब गया, जिस तरीके का वहां मतलब चारों तरफ आपको एकांतवास सन्नाटा दिखाई देगा और उसके पीछे जो बस्ती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि बार बार उस मंदिर को हड़पने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है? इस्लाम के लिए, ताकि डरा धमका दे ये वहां से भाग जाए छोड़कर। इस्लाम के लिए कोई भी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर हो या व्यक्ति हो, समाज हो, वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसमें लिखा हुआ इनकी किताबों में कि भाई तुम्हारा पूरा जिहाद इसी बात पे होना ही चाहिए कि हम सबको मुसलमान बना देंगे,
हर चीज इस्लाम हो जाएगी। तो उसमें हर चीज में वो मंदिर भी हो जाती है, और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाना, मूत्रालय बना देना, ये सब जो है ये इस्लाम का पिछले 700-800 वर्षों का इतिहास भारत में दर्ज है। तो वहां पे वो नासूर की तरह है उनके लिए वो मंदिर, क्योंकि 95% जनसंख्या वहां पे मुस्लिम है। इसमें एक बात और है, वहां जो आए थे मुस्लिम वो यहाँ के थे नहीं, लोकल नहीं थे, वो बाहर से 50 किलोमीटर दूर दूर से मंगवाए गए थे। वो वही होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, या MIM का एक कोई झाजी है, आप सोचो कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि कोई झाजी मतलब ब्राह्मण कैसे उकसा सकता है मुसलमानों की भीड़ को कि तुम चलो इस दिन आओ ऐसे करके। ये मतलब है कुछ उनके DNA में मिक्सिंग हो गई होगी ऊपर से, तो मुझे वो डाउट है। बट हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो हड़पने का नहीं है, वो वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की ये लड़ाई। वहां पे है कैसे, हम 95% है, इसको मटिया मेट कर देंगे। जिन लोगों की आपने बात की है, एक शब्द आता है राजनीतिक गिद्ध, ऐसे लोगों के लिए बना होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो अब कोई झाजी मुसलमानों की पार्टी में क्यों जाएंगे, मतलब जिसके नाम में लिखा हुआ मजलिस मुसलमी, एक झाजी उस पार्टी में क्यों जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। उस पार्टी में केवल वो इसलिए जाएगा कि उसको उस पार्टी में एक कि हम गैर मुसलमानों को भी पद देते हैं, तो उसमें उसके ऊपर बढ़ने के चांसेस जो है अधिक हो जाते। इस कारण से ऐसे लोग ये उस पार्टी के भी नहीं, वस्तुतः दोगले लोग हैं, ये किसी के नहीं। मतलब तुम यार जो है मुसलमान की पार्टी को ज्वाइन करो, तुम अपने माँ के नहीं हो, बाप के नहीं हो, समाज के नहीं हो, पूर्वजों के नहीं हो। स्पष्ट मेरा मत है, तुम किसी के। और ऐसी पार्टी जिसका मुखिया हर दिन इस तरह के बयान देता रहता है, उल्टा सीधा बयान देता है, जिसकी पार्टी का विधायक बयान देता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे मोदी योगी चला जाएगा, उसके बाद कौन रहेगा। उस पार्टी में तुम यदि एक ब्राह्मण होके हो तो फिर जनेऊ इनको तोड़ करके फेंक देना चाहिए। जनेऊ तोड़ के फेंक देना चाहिए, ये कहना ठीक है। अगले सवाल की तरफ आती, योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है, और माना जाता है इसी पूरी डासना विवाद वाले घटना पे ही वो ट्वीट आता है कि कानून व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति अगर खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैसे देख रहे हैं योगी जी के इस ट्वीट को? अब देखिए, यति नरसिंहानंद ने योगी जी पे 2-3 बार बहुत उल्टे बयान दिए हैं, ठीक है, और इस कारण भी भाजपा के जो समर्थक हैं इस विषय में उतनी बड़ी भीड़ आ गई, उसके बाद भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, कोई बड़ा हैंडल नहीं, कोई नहीं। मैंने एक दिन मतलब लिखा बहुत क्षुब्ध होकर के, तब जाके 1-2 ने रीट्वीट किया इस तरह से, वो जेनरिक बात लिख रहे हैं कि कोई भी ऐसे आके हल्ला नहीं कर सकता, इस तरह की बात। ये नहीं लिख रहे हैं कठोर शब्दों में कि यति नरसिंहानंद जहाँ के महंत है उस मंदिर पे ऐसी भीड़ आई, सर्तन से जुदा के नारे लगे और यति नरसिंहानंद की हत्या के प्रयास हुए, ऐसा कोई नहीं लिखता, किसी ने नहीं लिखा। तो ठीक है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि योगी जी को गाली दी थी या योगी जी को उल्टा सीधा बोला है यति जी ने पूर्व में। लेकिन योगी जी का इस घटना के बाद वो ट्वीट करना बताता है कि मतलब वो एक टर्म आता है ना राजर्षि, कि वो राजा है, प्रशासक भी हैं, उन्हें देखना पड़ेगा कि मैं अपने ईगो को नहीं, हो सकता है ईगो हो ही नहीं, हो सकता है उन तक ये बात भी नहीं पहुंची हो, ठीक है, और अगर पहुंची भी हो फिर भी एक प्रशासक के तौर पे वो मंदिर तो मेरा है ना, मैं हिंदुओं का नेता हूं, हिंदू हृदय सम्राट हूं, तो मुझे तो उसके बचाव में लिखना पड़ेगा। और जिस तरह के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वो परफेक्ट था कि भाई ठीक है, उन्होंने यदि कुछ बोला है और कानून में व्यवस्था है तो ठीक है, वो कानून विल मतलब लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अराजकता करते हुए भीड़ बना करके मंदिर पे हमले, उसके लिए भी प्रशासन जो है वो तैयार है। अभी 13 तारीख को महापंचायत की भी बात कही गई है, कैसे देख रहे हैं? महापंचायत यति नरसिम्हानंद के समर्थन में वहां होने जा रही है। मुझे लगता है तब तक यति जी बाहर आ जाएंगे, वो थोड़ा सा एक कूलिंग डाउन पीरियड है, क्योंकि देखिए पुलिस के पास भी ऐसा नहीं रहता है कि अरे भीड़ आ रही है गोली चला दो, ऐसा नहीं होता है। पुलिस का सबसे पहला काम होता है भीड़ को डिस्पर्स कैसे करें, भीड़ के नेताओं को पकड़ो या जो भी
इग्नाइट कर रहा है उन लोग को समझाओ कि भाई इस तरह से नहीं किया जाता है, आपको समस्या, आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस में। अच्छा, गाजियाबाद के एमएलए आते हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, हाँ। सीधा उसी वक्त कहते हैं कि 10 लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया, सीधा गोली मार देनी चाहिए थी। ठीक है, वो एक बात है, अगर भीड़ उतनी उग्र हो जाएगी तो आप एनकाउंटर कर दो या जो भी करना है, पुलिस का प्रोटोकॉल होता है। पुलिस ऐसे नहीं है कि भीड़ आई गोली मार देगी। पुलिस सबसे पहले डिस्पर्स करती है, समझाने का प्रयास, बल प्रयोग करती है, चार्ज नहीं करती। नहीं, अगर भीड़ मंदिर में अगर घुस जाए, नहीं घुस जाएगी फिर पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी भीड़ मंदिर में घुसती क्यों है, सर तन से जुदा किनारे लगाती घुस रही है, तो उसके सामने जो भी चीज आएगी उसको मार देंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर यदि वो हत्यारी भीड़ है तो उसके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे सकता है प्रशासन, देना चाहिए इनफैक्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, मुसलमानों के लिए देश में इस वक्त बेहतर पीएम, बेहतर नेता आप किसे देख रहे हैं, चाय वाला मोदी या गाय वाला योगी? यार अभी तो देखिए मुसलमानों के लिए जितना इन दोनों ने जितना किया है, मतलब ये लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। भले मुसलमानों को ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन दोनों ही नेताओं को देखा जाए तो योगी जी भी स्टेट की जितनी स्कीम्स हैं आप देख लीजिए, जितना परसेंटेज है पॉपुलेशन मुसलमानों का उससे अधिक उनको मिल रहा है स्कीम्स में हिस्सा। मान लीजिए कि 100 घर आए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, उधर यूपी में मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, तो 100 घर में मान लीजिए कि यूपी में मुसलमानों की पॉपुलेशन 22% है, तो 22 नहीं 34 घर दे रहे हैं उनको। प्रोपोर्शनेटली 22 ही मिलना चाहिए, लेकिन 34 दे रहे हैं। तो इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट, क्योंकि वो समझते हैं कि ये समाज का तबका सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने के लिए एक्स्ट्रा जो है हमें एफर्ट्स करने होंगे। नरेंद्र मोदी तो गाली सुनते हैं, नरेंद्र मोदी को तो मौलाना मोदी उनके समर्थक बोलने लगते हैं, इसी कारण से कि आप पसमानदा तुष्टिकरण और ये, और मैं भी कहता हूं कि आप ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि कश्मीर में आप सड़कें बनाएं, हम चाहते हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि बिहार में सड़कें जो है वो नहीं बन रही। भाई उनका जितना अधिकार है उतना आप दीजिए। आप ये प्रचारित मत कीजिए कि हमने मुसलमानों के लिए उनकी आबादी इतनी, हम इतना दे दिए, इतना ज्यादा देना नहीं, क्योंकि वो कभी भी वोट में ट्रांसलेट नहीं होगा। आप उनका उतना ही कीजिए जितना आवश्यकता है, आप जितना वोट के चक्कर में विकास मत कीजिए। आवश्यकता है, और यही देखा गया जम्मू कश्मीर के जब नतीजे आते हैं, कश्मीर बेल्ट में 47 सीटें हैं, खाली हाथ बीजेपी रह जाती है, जबकि सबका साथ सबका विकास के विजन लेकर मोदी जी चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या देख रहे हैं? नहीं, वो यार वो सीधा है कि वो हार्ड वायर्ड है मुसलमान कि हमें नहीं देना है मोदी को वोट, मतलब वो किसी को भी वोट दे देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि मेरे घर का राशन जो है यही मोदी के कारण आ रहा है, मेरा घर जो है इसी मोदी ने, मतलब इस तरह के हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ढेर सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे। वो बोल रहा है कि हाँ 7 योजनाओं का लाभ ले रहा हूं लेकिन वोट मोदी को नहीं दूंगा। तो चलिए, आपने सुना किस तरीके से सभी मुद्दों पे हमारे साथ यहाँ अजीत भारती भैया ने अपना वक्तव्य दिया है और अपनी बात रखी है। तमाम हरियाणा चुनाव को लेकर हो, या फिर डासना देवी मंदिर पे जिस तरीके से हमला होता है उस पे हो, या फिर मोदी जी, योगी जी कश्मीर को लेकर, हर मुद्दे पे अब बेबाकी से अपनी राय यहाँ पे अजीत भारती भैया ने रखा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।